मेरा नाम अमित है। मैं बिहार के पूर्णिया जिले का रहने वाला हूँ। उम्र 28 साल। एक छोटे से गांव में रहता था जो शहर से थोड़ा बाहर पड़ता है। मैं एक सरकारी स्कूल में टीचर था। दिन में बच्चों को पढ़ाता, शाम को साइकिल से घर लौटता। मेरी पत्नी रिया है और हमारा 5 साल का बेटा विवान। हमारी जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। ये घटना पिछले महीने की है। मॉनसून का मौसम था। पूर्णिया की रातें बारिश में और भी डरावनी हो जाती हैं। उस दिन स्कूल से लौटते वक्त मैं जंगल वाले रास्ते से जा रहा था। लोग कहते हैं उस जंगल के पास एक पुरानी हवेली है और वहां एक आत्मा भटकती है। उसका नाम है लक्ष्मी देवी। मैं इन बातों पर कभी यकीन नहीं करता था। मैं साइंस पढ़ाता हूं, अंधविश्वास मुझे बेवकूफी लगते थे। बारिश तेज थी, सड़क कीचड़ से भरी थी। अचानक मेरी साइकिल फिसल गई। मैं गिर पड़ा। जब उठा तो खुद को उसी पुरानी हवेली के सामने पाया। बारिश रुकने का इंतजार करने के लिए मैं अंदर चला गया। हवेली के अंदर अंधेरा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं। हवा में एक सड़ी हुई बदबू थी। मैंने फोन की टॉर्च जलाई, रिया को कॉल किया, लेकिन नेटवर्क नहीं था। मैं एक कमरे में बैठ गया। तभी मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो। फिर एक आवाज आई, धीमी, कांपती हुई, मेरा बच्चा कहाँ है? मैं डर गया। दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी कमरे के कोने से एक औरत सामने आई। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल, पीला चेहरा, लाल आंखें। उसने कहा, तुमने मेरे बच्चे को देखा है? मैं पीछे हट गया। मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। वो धीरे धीरे मेरे पास आई। उसकी सांस बर्फ जैसी ठंडी थी। अचानक मेरा फोन बजा। रिया का कॉल था। मैंने कॉल उठाई, लेकिन उससे पहले कि कुछ कह पाता फोन कट गया। वो औरत हंसी, अब तुम मेरे साथ रहोगे। उसने मेरा गला पकड़ लिया और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया, मैं घर पर था। रिया मेरे पास बैठी थी। गांव वालों ने मुझे जंगल में बेहोश पाया था। मैंने सब बताया, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। अगली रात विवान को तेज बुखार हो गया। वो नींद में बड़बड़ा रहा था, मम्मी, सफेद साड़ी वाली आंटी आई थी। रिया डर गई। उस रात मैंने अपनी आंखों से उसे देखा। वो विवान के बिस्तर के पास बैठी थी। उसने कहा, ये मेरा बच्चा है। हम पंडित जी के पास गए। उन्होंने बताया कि लक्ष्मी देवी की हत्या सालों पहले हुई थी। उसकी नवजात बेटी को भी मार दिया गया था। उसकी आत्मा आज भी अपने बच्चे को ढूंढ रही है। एक रात विवान अचानक गायब हो गया। जंगल से रोने की आवाज आ रही थी। हम उसी हवेली पहुंचे। वहां लक्ष्मी विवान को गोद में लिए खड़ी थी। मैंने मंत्र पढ़े। रिया ने विवान को खींच लिया। तेज बिजली कड़की और लक्ष्मी चीखती हुई अंधेरे में गायब हो गई। हम पूर्णिया छोड़कर शहर चले गए। सोचा था सब खत्म हो गया, लेकिन एक रात विवान ने कहा, पापा, वो आंटी आई थी, कह रही थी अब तेरी बारी है। आज भी जब बारिश होती है, मुझे वही बदबू महसूस होती है और जंगल की तरफ से एक आवाज आती है, मेरा बच्चा। बढ़ते हैं अगले कहानी की ओर। मेरा नाम रोहित है और जिस रात की ये बात है, उस वक्त मेरी उम्र करीब 32 साल थी और मैं आज भी ये कहानी किसी को बताते वक्त अपने आसपास देखता रहता हूँ, क्योंकि जो कुछ उस रात हमारे साथ हुआ वो किसी कहानी या कल्पना का हिस्सा नहीं था, बल्कि मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी और सच्ची घटना थी। ये बात अक्टूबर 2019 की है, जब मैं अपने छोटे भाई अमित, उसकी पत्नी पूजा और मेरी पत्नी नेहा के साथ कार से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ की तरफ जा रहा था। हम लोग एक जरूरी पारिवारिक काम से निकले थे और दिन में निकलना था, लेकिन काम की वजह से देर हो गई और रात हो चुकी थी। हाईवे लगभग खाली था, ठंडी हवा चल रही थी और मोबाइल नेटवर्क बार बार गायब हो रहा था। अमित गाड़ी चला रहा था, मैं बगल की सीट पर था और पीछे नेहा और पूजा बैठे थे। शुरू में सब कुछ सामान्य था। रेडियो धीमी आवाज में चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, मन में अजीब सी बेचैनी बैठती जा रही थी। करीब 11:40 के आसपास अचानक गाड़ी से अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कुछ नीचे से घिस रहा हो। अमित ने ब्रेक मारा और हम सब बाहर उतरे। चारों तरफ घना अंधेरा था। सड़क के दोनों ओर जंगल था और दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। हमने टायर चेक किया, लेकिन पंक्चर नहीं था। फिर भी आवाज लगातार आ रही थी। मोबाइल निकाला तो नेटवर्क बिल्कुल नहीं था।
अमित ने कहा कि आगे कहीं रुक कर देखते हैं, क्योंकि यहाँ रुकना ठीक नहीं लग रहा था। हम दोबारा गाड़ी में बैठे और कुछ ही दूर चले थे कि हाईवे से दाईं ओर एक संकरा सा रास्ता दिखा, जिस पर एक पुराना सा बोर्ड लगा था, धूल और जंग से भरा हुआ। मैंने मोबाइल की टॉर्च से पढ़ने की कोशिश की तो उस पर लिखा था, इस रास्ते से आगे न जाएं। कोई जगह का नाम नहीं, कोई दूरी नहीं, बस यही लिखा था। नेहा ने मना किया और कहा कि ये रास्ता सही नहीं लग रहा, लेकिन अमित को डर था कि अगर गाड़ी यहीं खराब हो गई तो और बड़ी मुसीबत होगी, और मजबूरी में हमने वही मोड़ ले लिया। और जैसे ही गाड़ी उस रास्ते पर मुड़ी, पीछे हाईवे की सारी रोशनी जैसे किसी ने बुझा दी हो। चारों तरफ सिर्फ जंगल था, ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और ऐसा सन्नाटा था कि अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। तभी पीछे से पूजा ने कांपती आवाज में कहा कि उसे लगा किसी ने अभी सड़क पर खड़े होकर हमें देखा है। अमित ने गाड़ी रोकी और मैंने पीछे देखा, लेकिन कुछ नहीं था। मैंने समझाया कि अंधेरे में वहम हो जाता है, लेकिन नेहा का हाथ मेरे हाथ को जोर से पकड़े हुए था और उसने धीरे से कहा कि उसे भी कुछ गलत सा महसूस हो रहा है। हम फिर आगे बढ़े ही थे कि अचानक गाड़ी के सामने कुछ आ गया और अमित ने जोर से ब्रेक मारा। गाड़ी के सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके कपड़े गीले थे, बाल चेहरे पर गिरे हुए थे और सिर झुका हुआ था। पूजा डर के मारे रोने लगी। मैंने हिम्मत करके उससे पूछा कि वो ठीक है या नहीं। तब उसने धीरे धीरे सिर उठाया और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, बिना सफेदी के, बिना पलक झपकाए। उसने बहुत धीमी आवाज में बस इतना कहा कि पीछे मत देखना, और अगले ही पल वो हमारे सामने से गायब हो गई, जैसे हवा में घुल गई हो। नेहा चीख पड़ी। अमित के हाथ कांप रहे थे और रेडियो अपने आप बंद हो गया। कार की स्क्रीन काली हो गई और तभी हमें गाड़ी के पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई बहुत पास से हमारे साथ साथ चल रहा हो। पूजा लगातार पीछे देखने को कह रही थी, लेकिन उस औरत की बात याद आ रही थी। मैंने हिम्मत करके रियर मिरर में देखा तो मुझे 4 नहीं बल्कि 8 परछाइयां दिखीं, जबकि गाड़ी में हम सिर्फ 4 लोग थे। अमित ने पूरी ताकत से गाड़ी भगानी शुरू कर दी, लेकिन रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। घड़ी देखी तो समय 12:17 दिखा रहा था, लेकिन मोबाइल में अभी भी 11:43 ही था, जैसे समय वहीं अटक गया हो। कुछ दूर आगे हमें सड़क के बीच एक जली हुई कार दिखी, बिल्कुल हमारी जैसी कार थी। हमने गाड़ी रोकी और अंदर देखा तो 4 कंकाल बैठे थे, और उनमें से एक कंकाल के गले में वही चेन थी जो मेरी पत्नी नेहा पहने हुए थी। नेहा वहीं बेहोश हो गई और तभी पीछे से वही आवाज आई, अब देख लिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। इस बार वो मुस्कुरा रही थी और उसके दांत असामान्य रूप से लंबे थे। उसने कहा कि ये रास्ता वापस नहीं जाता। इसके बाद मुझे तेज रोशनी दिखी, कानों में चीखें गूंजने लगी और फिर अंधेरा छा गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में था। डॉक्टर ने बताया कि मुझे हाईवे के पास एक ट्रक ड्राइवर ने बेहोशी की हालत में पाया था। मैंने घबराकर अपनी पत्नी और भाई के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने नजरें झुका ली और कहा कि आप अकेले थे। आज भी जब मैं रात में किसी सुनसान सड़क पर गाड़ी चलाता हूं तो किसी न किसी मोड़ पर गाड़ी अपने आप धीमी हो जाती है और मेरे कानों में वही आवाज गूंजती है, पीछे मत देखना। बढ़ते हैं अगले कहानी की ओर। मेरा नाम आदित्य है और जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कोई बनाई हुई कहानी नहीं, बल्कि वो रात है जिसने मेरी जिंदगी में डर का मतलब बदल दिया। पिछले साल मैं और मेरे 2 दोस्त अमन और विक्रम खंडवा एक जरूरी काम से गए थे। काम उम्मीद से ज्यादा देर तक खिंच गया और जब हम वापस लौटने लगे तब रात के करीब 12 बज चुके थे। गूगल मैप ने हमें एक शॉर्टकट दिखाया जो शहर से बाहर की एक सुनसान सड़क थी। शुरुआत में सब ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए मोबाइल नेटवर्क खत्म हो गया। स्ट्रीट लाइट्स गायब हो गईं और दोनों तरफ घने पेड़ों की दीवारें खड़ी दिखने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे सड़क नहीं बल्कि कोई सुरंग हो जिसमें हम घुसते जा रहे हों। अमन बाइक चला रहा था, मैं बीच में बैठा था और विक्रम पीछे था। चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि बाइक की आवाज भी कानों में अजीब तरह से गूंज रही थी और हवा ठंडी नहीं बल्कि चुभने वाली लग रही थी। कुछ ही मिनटों बाद विक्रम ने पीछे से बहुत धीमी आवाज में कहा कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, और तभी अमन ने अचानक बाइक की स्पीड कम कर दी। मैंने कारण पूछा तो उसने बिना मेरी तरफ देखे बस इतना कहा कि सामने कुछ है। मैंने आगे देखा तो सड़क के बिल्कुल बीचों बीच एक आदमी खड़ा था, सफेद से कपड़े पहने हुए, सिर झुकाए हुए, पूरी तरह स्थिर। हमने हॉर्न दिया, 1 बार नहीं बल्कि 2 बार, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की। और जैसे ही बाइक उसके पास से गुजरी, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरी तरफ देखा हो। मैंने पलटकर देखा तो मेरा दिल वहीं रुक गया, क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल काला था,
जैसे किसी ने उस पर अंधेरा पोत दिया हो, और जहां आंखें होनी चाहिए थीं वहां सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे। उसी पल विक्रम चीख पड़ा और अमन में बाइक पूरी ताकत से दौड़ा दी। लेकिन कुछ ही सेकंड में हमें पीछे से नंगे पैरों के सड़क पर चलने जैसी आवाज सुनाई देने लगी। छप छप की वो आवाज हमारे दिल की धड़कन से भी तेज लग रही थी। मैंने डर के बावजूद पीछे देखा, और जो मैंने देखा वो आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देता है, क्योंकि वो आदमी हमारे पीछे था, लेकिन वो चल नहीं रहा था। वो बिना पैरों को हिलाए सड़क पर फिसल रहा था, और उसकी गर्दन अजीब तरह से एक तरफ मुड़ी हुई थी। विक्रम रोने लगा और कहने लगा कि ये इंसान नहीं हो सकता। और तभी अचानक बाइक अपने आप बंद हो गई। सुनसान सड़क, घना अंधेरा, और हमारे सामने वो चीज। हम तीनों जैसे पत्थर के हो गए थे। तभी मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, रुक जाओ। और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर से जान निकल गई हो। मैंने सामने देखा तो वो आदमी अब हमारे बिल्कुल पास था। उसका मुंह धीरे धीरे खुल रहा था और अंदर सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। फिर उसकी आवाज आई, 3 आए थे, एक यहीं रहेगा। उस पल विक्रम जोर से चिल्लाया और उसी सेकंड बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। अमन ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और बाइक पूरी स्पीड से दौड़ा दी। हम में से किसी ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। और कुछ मिनटों की भागदौड़ के बाद हमें सड़क किनारे एक ढाबा दिखाई दिया, जहां रोशनी थी और लोग थे। वहां रुकते ही हमारे शरीर कांप रहे थे और सांस ठीक से नहीं आ रही थी। ढाबे वाले ने हमारी हालत देखी और बिना कुछ पूछे कहा कि तुम लोग उस सुनसान सड़क से आए हो ना? हमने हाँ में सिर हिलाया तो उसने बताया कि कई साल पहले उसी सड़क पर 3 दोस्तों का एक्सीडेंट हुआ था और वो वहीं मर गए थे। तब से लोग कहते हैं कि रात में वहां कोई सफेद कपड़ों वाला दिखाई देता है, जो आज भी गिनती पूरी करने की कोशिश करता है। आज भी जब मैं खंडवा का नाम सुनता हूं तो मेरे कानों में वही आवाज गूंजती है कि 3 आए थे, एक यहीं रहेगा। और अगर आप कभी खंडवा में हों और रात के वक्त कोई सुनसान सड़क आपको शॉर्टकट लगे तो उस पर कदम रखने से पहले एक बार जरूर सोच लेना, क्योंकि कुछ रास्ते आपको मंजिल तक नहीं बल्कि ऐसी जगह ले जाते हैं जहां से वापस लौटना मुमकिन नहीं होता। बढ़ते हैं अगले कहानी की ओर। वैसे तो आजकल दुनिया में कोई किसी के लिए भी कुछ नहीं करता, लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो बिना अपना स्वार्थ देखे दूसरों की मदद करते हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जब एक न्याय मांगती आत्मा को एक सच्चे दिल के इंसान ने इंसाफ दिलाया। मुझे ये तो नहीं पता कि ये कहानी कितनी सच है और कितनी झूठ, लेकिन इस कहानी को सुनकर के मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अभी इंसानियत जिंदा है। इस कहानी को तो मैं सुना रहा हूं, लेकिन इसके असली कैरेक्टर्स के नाम को मैं चेंज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे असली नाम लेने से मना किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम अर्जुन है। मैं पिछले 5 साल से दिल्ली में रहता हूं। जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरे साथ 2 साल पहले हुई थी। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो मेरी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी ठंडक दौड़ जाती है। साल 2023 की बात है। मेरी नौकरी बदल गई थी और मुझे नोएडा में एक नए प्रोजेक्ट पर काम करना था। घर से ऑफिस बहुत दूर था, इसलिए मैंने सेक्टर 62 में एक पीजी ढूंढा। बिल्डिंग पुरानी थी लेकिन किराया कम था और मेरे बजट में फिट बैठता था। बिल्डिंग का मालिक एक बूढ़ा आदमी था, शर्मा अंकल। जब मैं पहली बार वहां पहुंचा तो उन्होंने मुझे पूरी बिल्डिंग घुमाई। 3 मंजिला बिल्डिंग थी। पहली और दूसरी मंजिल के कमरे भरे हुए थे। तीसरी मंजिल पर सिर्फ 2 कमरे थे। शर्मा अंकल ने मुझे तीसरी मंजिल का बाया कमरा दिखाया। कमरा ठीक ठाक था, लेकिन जब मैंने दाएं कमरे की तरफ इशारा किया तो उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने कहा वो कमरा बंद है। उनकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा बस बंद है, तुम बाएं कमरे में रह सकते हो, किराया 6,500 महीने का। मुझे कुछ अजीब लगा, लेकिन मैंने ज्यादा सवाल नहीं किए। किराया रीजनेबल था, कमरा साफ था और मुझे फौरन एक जगह चाहिए थी। मैं अगले ही दिन शिफ्ट हो गया। शुरू के कुछ दिन सामान्य रहे। सुबह ऑफिस जाता, शाम को वापस आता, खाना खाकर सो जाता। लेकिन एक हफ्ते बाद अजीब चीजें होने लगी। रात को ठीक 12 बजे मुझे दीवार से खरोंचने की आवाज आने लगी। शुरू में मैंने सोचा कि शायद चूहे हैं, लेकिन आवाज नियमित थी, जैसे कोई नाखूनों से दीवार पर लकीरें खींच रहा हो। स्क्रैच स्क्रैच स्क्रैच, एक पैटर्न में। मैं उठा और दीवार के पास गया। आवाज ठीक उस दीवार से आ रही थी जो दाएं कमरे से जुड़ी हुई थी। मैंने दीवार पर हाथ रखा तो आवाज रुक गई। मैं वापस बिस्तर पर लेटा तो 10 मिनट बाद फिर वही आवाज। अगली सुबह मैंने नीचे वाले लड़कों से पूछा। राहुल जो दूसरी मंजिल पर रहता था, उसने कहा भाई तू तीसरी मंजिल पर रहता है अकेला? मैंने कहा हाँ, क्यों, कोई प्रॉब्लम है? उसने अपने दोस्त की तरफ देखा, फिर बोला कुछ नहीं भाई, बस ध्यान रखना। मैंने पूछा मतलब? उसने कहा उस फ्लोर पे पहले भी लोग रहते थे,
कोई ज्यादा दिन नहीं टिकता, सब भाग जाते हैं। मैंने पूछा भागते हैं क्यों? राहुल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, वो दाया कमरा, उसमें कुछ है। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा अरे यार, भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता मैं। उसने कहा ठीक है भाई, लेकिन अगर कुछ अजीब लगे तो शर्मा अंकल को बताना। उस रात मैं थोड़ा सतर्क था। 12 बजे तक सब नॉर्मल था। फिर ठीक 12 बजे वही आवाज शुरू हुई, लेकिन इस बार सिर्फ खरोंचना नहीं था। कमरे के अंदर से कदमों की आवाज आ रही थी, टप टप टप। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने फोन उठाया और टॉर्च ऑन की। आवाज रुक गई। मैं दरवाजे के पास गया और बाहर देखा। तीसरी मंजिल पर एकदम अंधेरा था। दाएं कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन दरवाजे के नीचे से एक मध्यम रोशनी आ रही थी। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। वो कमरा तो बंद था, फिर रोशनी कहां से? मैं धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे पास गया, अंदर से रोने की आवाज आई। एक औरत की आवाज, दर्द भरी, बिलखती हुई। मैंने हिम्मत करके पूछा कौन है अंदर? आवाज रुक गई। फिर दरवाजे की कुंडी हिलने लगी, खड़खड़ खड़खड़। मैं डर के मारे पीछे हट गया और सीढ़ियों से भागकर नीचे आ गया। मैंने शर्मा अंकल का दरवाजा खटखटाया। देर बाद उन्होंने दरवाजा खोला। उन्होंने पूछा क्या हुआ? उनकी आंखों में मुझे पता था, वो जानते थे क्या हुआ है। मैंने कहा उस कमरे में कोई है। शर्मा अंकल ने लंबी सांस ली और बोले अंदर आओ। उन्होंने मुझे पानी दिया और बोले सुनो, मैं तुम्हें सच बताता हूं। 3 साल पहले उस कमरे में एक लड़की रहती थी। उसका नाम प्रिया था। वो बहुत शांत लड़की थी। एक दिन उसका एक दोस्त आया, जिसे आजकल पार्टनर कहते हैं। वो लड़का उसके साथ बहुत बुरा करता था। उस रात बहुत बड़ी लड़ाई हुई। मैं ऊपर गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। प्रिया की मौत हो गई थी। वो लड़का भाग गया। पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद से उस कमरे में कोई नहीं रह पाया। जो भी वहां रहता है, उसे वही सब सुनाई देता है जो उस रात हुआ था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। उस रात मैं नीचे ही सो गया। अगली सुबह मैंने वहां से जाने का फैसला किया, लेकिन पहले सामान लेने ऊपर गया। दिन में सब नॉर्मल लग रहा था। तभी दाएं कमरे से फुसफुसाने की आवाज आई, मदद करो, प्लीज मदद करो। उस पल मेरे अंदर डर नहीं, गुस्सा था। अगर सच में प्रिया वहां थी तो वो मदद मांग रही थी। मैं नीचे गया और शर्मा अंकल से चाबी मांगी। मैंने शर्मा अंकल से कहा मैं उस कमरे को खोलना चाहता हूं। उन्होंने कहा पागल हो गए हो, मत जाओ अंदर। मैंने कहा अगर सच में कुछ है तो उसे शांति चाहिए, और अगर नहीं है तो डर किस बात का। आखिरकार उन्होंने चाबी दी और कहा मैं भी साथ चलूंगा। हम दोनों तीसरी मंजिल पर गए। दोपहर के 2 बज रहे थे, लेकिन फ्लोर ठंडा था। मैंने चाबी लगाई, दरवाजा खुला। अंदर अंधेरा और बासी हवा थी। बल्ब जला, लेकिन रोशनी कम थी। कमरा खाली था। दीवारों पर पेंट उतर रहा था, लेकिन एक दीवार पर खून से लिखा था, उसे ढूंढो। शर्मा अंकल बोले ये पहले नहीं था। तभी तापमान और गिर गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैंने चिल्लाया। तभी कोने से औरत की आवाज आई, उसने मेरे साथ बुरा किया, उसने मुझे मारा और भाग गया, उसे सजा नहीं मिली। मैंने देखा वहां एक लड़की थी, लंबे काले बाल, सफेद कपड़े, लाल आंखें और गले पर नीले निशान। शर्मा अंकल बोले प्रिया। उसने कहा मुझे न्याय चाहिए। वो गुड़गांव में रहता है, राज वर्मा। उसकी नई गर्लफ्रेंड है और उसके साथ भी वही कर रहा है। प्लीज उसे रोको, वरना एक और जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और वो गायब हो गई। दरवाजा खुल गया। हम बाहर आए। मैंने राज को सर्च किया। उसकी फेसबुक प्रोफाइल मिली। शर्मा अंकल ने पहचान लिया। अगले 2 दिन मैंने उसकी गर्लफ्रेंड नेहा के बारे में पता लगाया। उसके पोस्ट से पता चला वो अब्यूज झेल रही है। मैंने फेक प्रोफाइल से उससे बात की। 3 दिन बाद उसने सब सच बता दिया। मैंने प्रिया की कहानी और पुराने न्यूज़ आर्टिकल्स भेजे। उसने पुलिस में जाने का फैसला किया। हम तीनों थाने गए। सबूत थे। पुलिस ने राज को गिरफ्तार किया। प्रिया का केस दोबारा खुला। उसके फोन से सबूत मिले। उस रात मैं तीसरी मंजिल पर गया और कहा प्रिया, तुम्हें न्याय मिल गया है। एक ठंडी हवा चली और आवाज आई, थैंक यू। उसके बाद उस कमरे से कभी कोई आवाज नहीं आई। मैं आज भी वहीं रहता हूं। अब डर नहीं लगता। नेहा सुरक्षित है। राज को 10 साल की सजा हुई। लोग कहते हैं भूत नहीं होते, लेकिन मैं जानता हूं कुछ आत्माएं तब तक नहीं जाती जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। अगर कभी सस्ता कमरा मिले तो पूछना कि बगल का कमरा खाली क्यों है, क्योंकि असली राक्षस भूत नहीं, इंसान होते हैं। ये मेरी कहानी थी, अर्जुन की कहानी, तीसरी मंजिल के उस कमरे की और प्रिया की कहानी।
शुभ रात्रि।